नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा के हिंदी युवक भारती में शामिल किए गए 17वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 17, ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन, जिसके ब्लॉगर अर्थात लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी हैं। देखिए सामने स्क्रीन पर आपको जो है जीवन की रेखा .blogspot.com दिखाई दे रहा है। यह पाठ पढ़ने के बाद मैंने भी ब्लॉग लिखना शुरू किया और ये मेरा ब्लॉगर आईडी है जीवन की राह .blogspot.com। इस पर जाकर के मेरे द्वारा स्वाध्याय हेतु लिखे गए ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं ब्लॉग लेखन पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले लेखक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि लेखक परिचय प्राप्त करने के बाद हमें उनकी रचना समझने में सहूलियत मिलती है। लेखक परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है, अर्थात मराठी पत्रकारिता में ही प्रवीण बरदापुरकर जी को काफ़ी सम्मान मिला हुआ है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, उन्होंने ख्याति अर्जित किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी सादी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता रही है। यह हमने लेखक पढ़ के पढ़ा। अब हम लोग जो है प्रमुख कृतियों की तरफ बढ़ते हैं। लेखक प्रवीण बरदापुरकर जी की प्रमुख कृतियाँ डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावच्या गारुड आदि। अब हम आलेख की तरफ, क्योंकि ये जो ब्लॉग लेखन यहाँ पर पाठ हम पढ़ रहे हैं यह एक आलेख है। अब इस आलेख अर्थात विधा के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है, अर्थात इसके लिए ब्लॉग लेखन जैसे जो है कार्य को महत्व मिलने लगा और ब्लॉग लेखन की राह चल पड़ी। लोगों ने ब्लॉग लेखन लिखना शुरू कर दिया। अब हम लोग जो है पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हों अथवा टेलीविजन के समाचार चैनल हों, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है।
पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है, अर्थात उसे स्वीकार किया गया है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ब्लॉग लेखन आज लोकप्रिय माध्यम बन चुका है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी लिखने का कार्य किया है, लोगों ने सुना होगा डायरी लेखन, दैनंदिनी लेखन। ब्लॉग लेखन ठीक डायरी का उल्टा होता है। वहां पर हम अपने विचारों को जो है स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, लेकिन सिर्फ सीमित रखते हैं। वो हमारा निजी डायरी होता है, जो हम किसी से अपने जिन विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं उन्हें हम डायरी में लिखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ पर ब्लॉग लेखन होता है। ब्लॉग लेखन में हम सार्वजनिक रूप से, यहाँ पर हमारी निजता खत्म हो जाती है, हम सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, मतलब ये किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लग सके या कोई आपत्ति जता सके। इससे हमारी निंदा होती है या हमारा तिरस्कार भी हो सकता है, पाठक गण भी हमारा तिरस्कार कर सकते हैं। अर्थात इसमें विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग जो है ब्लॉग लेखन के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लॉग लेखन है क्या। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी से परमिशन लेना या आदेश लेना, उसकी जो है अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, मतलब ये कि यहाँ पर जो है मर्यादा नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखेंगे तो वहाँ पर हमें अंक के हिसाब से, समय के हिसाब से मर्यादित होकर के लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम पत्रकारिता के लिए या अपने शौकवश जो है लिखते हैं तो वहाँ पर शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं होता है, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है, जिसको सेल फोन आदि के स्क्रीन पर ही पढ़ा जाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। अर्थात जब से इंटरनेट आ गया है तब से इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। कहने का तात्पर्य कि देश विदेश के कोने कोने में उनको जो है लोग उनके द्वारा लिखे गए लेख को, आलेख को पढ़ सकते हैं। उनकी पहुंच, उनकी पैठ ग्लोबल स्तर पर हो गया है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। कहने का मतलब ये कि आज जो है, जो नए रीडर हैं, जो नए पढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या प्रिंट मीडिया की अपेक्षा यहाँ पर डिजिटल मीडिया में ज़्यादा है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है, अर्थात डिजिटल मीडिया का प्रयोग आज का यंग जनरेशन बहुत अधिक संख्या में कर रहा है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। अर्थात
बटन दबाते ही हमें सारी जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अर्थात हम कोई भी जानकारी जो है आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ब्लॉग की खोज। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य कि कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयर होल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, मतलब ये कि ब्लॉग राइटिंग का प्रोसेस क्या है। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। मतलब ये कि किस नाम से आप ब्लॉग चलाना चाहते हैं, उसको क्या शीर्षक देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, उसे रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने हाल ही में bloggerspot.com पर जा कर के मैंने जो रजिस्टर किया वो मेरा है जीवन की राह। अंदर जब पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर जीवन की राह साहित्य लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। वो हमारा वेब पेज बन जाता है जिस पर हम ब्लॉग लिखने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। मैंने भी इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसको लिखने का प्रयास किया है, जिसे आप जीवन की राह.bloggerspot.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एक ब्लॉग लेखक को कैसा होना चाहिए। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। मतलब ये कि उसके पास जो है कंटेंट मसाला जो है भरपूर होना चाहिए। ये विषय से संबंधित, जिस विषय का वो चयन कर रहा है उस विषय से संबंधित उसके पास जो है ज्ञान होना चाहिए। विपुल पठन चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। विपुल पठन मतलब बड़े पैमाने पर अधिक पढ़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उतना अधिक हमें जो है ज्ञान होगा। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। जितनी ज़्यादा जो है भाषा में फ्लुएंसी होगी, धारा प्रवाहिता होगी, सहजता होगी, आसानी से समझ में आ सके, ऐसी भाषा होगी तो लोग उसे पढ़ेंगे। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा, पढ़ने योग्य होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा, मतलब आपकी यादों में। ऐसे अनेक विषय हैं
जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बतलाई गई है, पाठकों का विश्वास प्राप्त करना। क्योंकि यदि पाठक हम पर विश्वास करने लगे, वो हमसे प्रभावित हो गए, तो वही हमारे ब्लॉग का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पाठकों के नब्ज को पहचानने और उनके मुताबिक हम ब्लॉग लिखें। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो, अर्थात जो भी विषय हमने चुना है, जो भी मुद्दा हमने चुना है, जो भी हमारा शीर्षक है, टॉपिक है, उसकी गहराई तक हम उतर सकें, तथ्य को उजागर कर सकें। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है कि मतलब जो कुछ भी हम कह रहे हैं बिना रोक टोक के उसे कहते चले जाएं, उसमें धारा प्रवाहिता हो। जिस तरह से पानी नीचे की तरफ बहते जाता है बेरोक टोक, उसमें कोई अड़चन नहीं आता, ठीक उसी तरह से जो है जब हम धारा प्रवाह ढंग से भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका वाक्य संयोजन करते हैं, तो वो लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एक रूप हो जाता है। कहने का मतलब ये, क्लिष्ट शब्द, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिन शब्द का प्रयोग होते ही पाठक को समझ में नहीं आता है और वो जो है उस विषय से जो हम कहना चाहते हैं हमारे विचार से नहीं जुड़ पाता है। इसलिए ब्लॉग लिखते समय हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा विचार जो है पाठक तक आसानी से पहुंच सके और पाठक जो है उससे जुड़ सके। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है, उसकी तरफ खींचा चला आता है, उससे प्रभावित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, बल्कि इसे जो है सही तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है, उसका अपना विशेष अर्थ होता है, वो सारगर्भित होता है, उसको ध्यान में रख करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं और वही भावनाएं जो है पाठक को ब्लॉगर के साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकापन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती है। लिखने की शैली, किसी भी बात को कहने का जो लहजा है, वह कहने का तरीका, वह एक दिन में नहीं बनती है। लगातार लिखने के अभ्यास से ही ऐसा कार्य संभव हो पाता है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज करता है, प्रतिदिन अभ्यास करता है, तब जाकर के वह जो है राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण होता है। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है। जो लगातार लिखता रहता है, तब जाकर के उसके लिखने के तौर तरीके या उसमें एक विशेष गुण प्राप्त हो जाता है और पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है या पाठकों को प्रभावित करता है। अब हम लोग ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियों की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉग लिखते समय हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक शब्द का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियां न हो, मतलब ये कि ग्रामर की त्रुटियां, व्याकरण की गलतियां न हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। मतलब ये कि लिखने की आज़ादी है लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है, अर्थात सोच समझ करके जो आवश्यक है, जो योग्य है, उन्हीं विचारों का प्रयोग करना है और अच्छी भाषा का प्रयोग करना है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निंदक या निंदा करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात को गंभीरता से नहीं पढ़ता और न तो उसे लेता है, और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। मतलब ये कि ऐसा ब्लॉग ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है या उसे पढ़ने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। जब इस तरह से आप जो है अनाप शनाप लिखना शुरू कर देंगे, अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी का तिरस्कार करेंगे, तो आपके जो पाठक हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। वे ही हमारा प्रचार प्रसार करते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। अतः इस तरह की सावधानियां हमें ब्लॉग लेखन कार्य करते समय करना चाहिए। ब्लॉग लेखन का प्रसार, अभी हमने पढ़ा कि ब्लॉग लेखन का प्रसार करने के लिए सबसे अच्छे तो पाठक ही हैं। यदि हम अच्छे ब्लॉग राइटर हैं, अच्छी तरह से जो है ब्लॉग को लिख रहे हैं, तो हमारे पाठक ही उसका प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी यदि हमें अच्छे ब्लॉग लेखक के रूप में, ब्लॉगर के रूप में सफलता पानी है, तो उसका प्रचार प्रसार करना हमारी भी जिम्मेदारी है। तो देखिए, ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। अर्थात कुछ हद तक हमारी सामग्री और उसे प्रस्तुत करने का तरीका, विषय का चयन, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं ब्लॉग के प्रसार में भी और एक पाठक समूह को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली है, अर्थात जीने का तरीका है, अपना संघर्ष है, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती हैं। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको अच्छी सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है, मतलब बड़ी संख्या में है। यात्रावर्ण, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। अतः कहने का तात्पर्य कि अच्छे विषयों का चयन करके हम अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं, और जब अच्छे ब्लॉग लिखेंगे और एक बड़ा पाठक समूह उससे जुड़ जाएगा तो हमें निश्चित ही उससे आर्थिक लाभ भी होगा। अब हम लोग जो है पाठ पर आधारित स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। जो पाठ्यपुस्तक में ब्लॉग लेखन उदाहरण के रूप में दिया गया है, महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाले महामानव, उनका ब्लॉग लेखन उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्वाध्याय में जो भी पाठ पर आधारित स्वाध्याय हेतु विषय दिए गए हैं उन पर मैंने यहाँ पर उत्तर लिखने का प्रयास किया है। तो चलिए, और उस पर व्यावहारिक प्रयोग के लिए जो 2 ब्लॉग लेखन कार्य करने के लिए दिया गया है उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए पाठ पर आधारित स्वाध्याय हम देखते हैं। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, इसे हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि
पाठ में दिया गया है हमें वही लिखना है। थोड़ा बहुत अपनी भाषा के अनुसार, शब्दावली के अनुसार हम हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन जो तकनीकी शब्द है और लिखने का क्रम है उसमें यदि बदलाव न करें तो बेहतर होगा। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम प्रिंट मीडिया के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। जस्टिन हॉल ने सन 1994 सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गन ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयर होल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। ये नीचे स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, jivanki-rah.blogspot.com, यह मेरा ब्लॉगर आईडी है और इस पर मैं यह पाठ पढ़ने के बाद जो है मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। इसमें जो स्वाध्याय हेतु दिया गया है उसको भी मैंने वहाँ पर लिखने का प्रयास किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं उस पर ब्लॉग लिख करके जो है पोस्ट करते रहूँ। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, समय मिले, तो आप लोग जो है jivanki-rah.blogspot.com पर जाकर उस ब्लॉग को पढ़ करके उसका आनंद लीजिए और कमेंट में कैसा लगा लिख करके मुझे अवश्य अवगत कराएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले स्वाध्याय की तरफ। ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। भारत देश में ब्लॉग लेखन की शुरुआत 2002 के बाद हुई और देखते देखते लोकप्रिय हो गया। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। अतः विषय में आशय की गहराई होना आवश्यक है। अगला स्वाध्याय, ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार है। विषय का चयन सूझबूझ के साथ करना चाहिए। विषय का चयन बहुत मायने रखता है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक शब्द का प्रयोग हो। व्याकरणिक अशुद्धियां मतलब व्याकरण के दृष्टिकोण से किसी भी तरह की गलती या त्रुटि न हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ ब्लॉग लेखन में लेखक को आज़ादी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कुछ भी लिखें।
आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। किसी की निंदा करना उचित नहीं है। किसी पर गलत टिप्पणी करने से बचना चाहिए जिससे समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। वैसी बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु कम हो जाती है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों व नियमों का पालन आवश्यक होता है। ब्लॉग लेखन करते समय बारीकियों को ध्यान में रखकर गलती करने से बचना चाहिए जिससे कि हमारा ब्लॉग पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सके। पाठक के अनुकूल विषय हो और रोचक तरीके से प्रस्तुति हो तो वे पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। इस तरह की सावधानियां बरतकर अच्छे से ब्लॉग लेखन का कार्य किया जा सकता है। अब हम लोग व्यावहारिक प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। लेखन कौशल के अंतर्गत यहाँ पर 2 मुद्दे दिए गए हैं जिस पर ब्लॉग लेखन कार्य करना है। तो सबसे पहले हम पहला मुद्दा लेते हैं, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉग लेखन है, ये पाठ में जो ज्ञान दिया गया है उसके आधार पर आपको अपने मन से, अपने विचारों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर लिखना है। मुद्दा दिया गया है अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। अभी मैं यहाँ मुंबई शहर में रह रहा हूँ, इसलिए मैंने मुंबई शहर की विशेषता के बारे में लिखा है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि मुंबई शहर की पहचान, आप इसे मुंबई शहर की विशेषता भी हेडिंग दे सकते हैं। कोई भी आलेख का शीर्षक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है मुंबई शहर की पहचान। इसे आप मुंबई शहर की विशेषता भी दे सकते हैं, या आप जिस शहर से हैं, आप जैसे नासिक से हैं तो नासिक ले लीजिए, भुसावल से हैं तो भुसावल, नागपुर से हैं तो नागपुर, या पुणे से हैं तो आप पुणे शहर के बारे में, कोल्हापुर से हैं तो कोल्हापुर के बारे में, अमरावती से हैं तो अमरावती के बारे में। अर्थात जिस शहर से आप जुड़े हुए हैं उस शहर के बारे में लिखिए, क्योंकि आपको उस शहर के बारे में अधिक जानकारी होगी और पुख्ता प्रमाण होगा आपके पास, तो पढ़ने योग्य होगा और आप उस पर ब्लॉग लेखन करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मेरे शहर का नाम मुंबई है। मुंबई शहर एक महानगर है जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और भारत देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे द्वीप पर स्थित है। मुंबई विश्वविख्यात शहर है और भारत देश की शान है। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम से लिया गया है। कोली जनजाति की कुल देवी का नाम मुंबा देवी है। पहले इस शहर को बॉम्बे और मुंबई कहते थे, बाद में मुंबई कहा जाने लगा। मुंबई का कुल क्षेत्रफल लगभग 603 वर्ग किलोमीटर है। मुंबई महानगर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई शहर के बारे में एक कहावत है कि मुंबई कभी सोती नहीं है। यहाँ रात होते ही पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठती है। दरअसल मुंबई की खूबसूरती रात में ही देखने को मिलती है। इसका असर लोगों पर जादू सा होता है। लोग देश के कोने कोने से खींचे चले आते हैं। मुंबई ने सभी को शरण दिया है, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी का मसीहा मुंबई है। मुंबई शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय समेत कई डीम्ड विश्वविद्यालय स्थित हैं जो समाज और देश हित के लिए सदैव तत्पर हैं। मुंबई भारत का आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है। भारत के अधिकांश बैंक एवं व्यापारिक कार्यालयों के प्रमुख कार्यालय एवं महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित हैं। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई में भारत का हिंदी चलचित्र एवं दूरदर्शन उद्योग भी है जो बॉलीवुड नाम से प्रसिद्ध है। बॉलीवुड भी किसी औद्योगिक क्षेत्र से कम नहीं है। यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलता है।
देश के जाने माने और प्रसिद्ध फिल्मी सितारे यहीं रहते हैं। मुंबई महानगर पालिका को पूरे विश्व में पैसों के मामले में सबसे बड़ा और संपन्न महानगर पालिका माना जाता है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्य को बखूबी अंजाम देकर अपना लोहा मनवाता है। मुंबई शहर में एक तरफ आसमान को छूती हुई अर्थात गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ विश्व स्तर पर पहचान बना चुकी धारावी जैसी गलिच्छ बस्ती भी मौजूद है। भारत देश की तरह मुंबई में भी विविधता में एकता दिखाई देती है। मुंबई के लोग सभी भारतीय त्योहार मनाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, मुहर्रम आदि प्रमुख त्योहार हैं। इनके अलावा गणेशोत्सव और जन्माष्टमी कुछ अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेशोत्सव में शहर में जगह जगह बहुत विशाल एवं भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें भगवान गणपति की विशाल मूर्तियों की स्थापना की जाती है। ये मूर्तियां 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए रखी जाती हैं और उनकी भाव भक्तिपूर्ण तरीके से पूजा की जाती है। ज़्यादातर जो बड़े पंडालों में होते हैं वे मूर्तियां 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र में विसर्जित कर दी जाती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे शहर में ऊंची ऊंची मटकियां बांधी जाती हैं, जिसे दही हंडी कहते हैं, जिसे गोविंदा पथक पिरामिड बनाकर फोड़ते हैं। मुंबई शहर में अनेक दार्शनिक व ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें रानी बाग, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबा देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, हैंगिंग गार्डन, जुहू चौपाटी, इस्कॉन मंदिर और नेशनल पार्क आदि मशहूर हैं। मुंबई शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश के प्रमुख शहरों के साथ साथ विदेशों से भी यातायात के लिए सुविधाजनक है। मुंबई शहर को देश के कोने कोने तक जाने वाली ट्रेनों के लिए रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कहलाती है, जिससे लाखों लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। इससे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में सहूलियत मिलती है। मोनोरेल और मेट्रो ने तो शहर में 4 चांद लगा दिया। इतना ही नहीं, बांद्रा वर्ली सेलिंग यहाँ की शान है और वर्तमान समय में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि यहाँ बम ब्लास्ट किया गया, आतंकवादी हमला किया गया और लोकल ट्रेन भी ब्लास्ट किया गया, अर्थात मुंबई की रफ्तार को रोकने की पूरी नाकाम कोशिश की गई। पर मुंबई महानगर इन सब से उभरते हुए बेखौफ होकर सदैव गतिशील बना रहा, आज भी है और आगे भी गतिशील रहेगा। मेरे शहर की विशेषताएं हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी हैं। इसके बारे में जितना बताया जाए वो कम है। मैं इस शहर से जुड़ा हुआ हूँ। इसने मुझे रोजगार दिया, पहचान दिया और आश्रय भी दिया। एक आम इंसान को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वे सारी चीज़ें मुझे मुंबई शहर से प्राप्त हुई हैं। अतः मुझे मुंबई शहर पर गर्व है। तो देखिए, इस तरह से मैंने आपको अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कार्य करके यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आप भी इसी तरह से जिस शहर से जुड़े हैं उस पर ब्लॉग लेखन का कार्य कर सकते हैं। दूसरा विषय है ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर गांव की नहीं, बल्कि ग्रामीण कॉमन कि गांव की जो समस्याएं हैं उसको लेकर। तो देखिए, हमने जो शीर्षक दिया है भारत देश की ग्रामीण समस्याएं। भारत गांव का देश है। आज भी ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं। हमारी संस्कृति, संस्कार और परंपरा दरअसल गांव की ही देन है। अमन, चैन, सुख, शांति और निश्चिंतता भरी सुकून के जीवन की झलक ग्रामीण जीवन में ही दिखता है। पर ग्रामीण इलाकों की अनेक समस्याएं भी हैं, जिसके कारण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, जिसमें निर्धनता, उच्च शिक्षा का अभाव, अस्पताल व चिकित्सा का अभाव, रोजगार का अभाव, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदि मुख्य समस्याएं हैं। निर्धनता अर्थात गरीबी। निर्धनता ग्रामीण इलाकों की मुख्य समस्या है।
निर्धनता के कारण लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। आज भी हमारे देश में लगभग करोड़ों लोग निर्धन हैं, अर्थात गरीबी रेखा के नीचे हैं और जीवन निर्वाह करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही मजदूरी करने के लिए विवश हैं। उन्हें उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलती है, उनका शोषण होता है। उच्च शिक्षा का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले संस्थानों की कमी है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर उन्हें शहर जाना पड़ता है। ग्रामीण जनजीवन को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। अच्छे अस्पतालों का अभाव है। बीमार पड़ने पर लोगों को शहर तक जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। अतः गांव में दवाखाने और अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों का इलाज हो सके। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी आज मुख्य समस्या है। गांव में रहने वालों के लिए तो रोजगार की संभावनाएं कम ही होती हैं। ऐसे में वे शहर के लिए पलायन कर जाते हैं। अतः रोजगार की सुविधा न होने के कारण ग्रामीण विकास नहीं हो पाता है। इससे उनका जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, पर उन्हें भी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। कई बार तो लागत भी नहीं निकलती है, अर्थात जो पैसा वो लगाते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी नहीं निकल पाता है। सड़क और बिजली की समस्या। गांव में अच्छी सड़कों का अभाव है, जिसके कारण शहरों से जुड़ पाना मुश्किल होता है। भले ही आज दावा किया जाता है कि गांव का भी विद्युतीकरण हो गया है। बेशक योजनाएं बनाई जाती हैं, पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं तो बिजली के खंभे लगे हैं और तार भी खींचे हुए हैं, पर बिजली नदारद है। बिजली की नियमित आपूर्ति न होने के कारण भी गांव का जीवन प्रभावित होता है। सही तरीके से खेती नहीं हो पाती है। गांव के लोग अंधेरे में ही जीवन यापन करने के लिए विवश होते हैं। आज भी ग्रामीण समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जनमानस के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए नेता भी इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते, अन्यथा ग्रामीण समस्याओं से निजात मिल जाता। देश के विकास की बातें सभी करते हैं, पर वे इतनी सी बात नहीं समझते कि देश के विकास के लिए गांवों को विकसित करना आवश्यक है। गांवों को विकसित करना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दूसरे विषय पर भी जो है ब्लॉग लेखन का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक इसी तरह से जो है आप गांव के अन्य समस्याओं को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। आप ब्लॉग लेखन में इस तरह के विचार को लिखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यहाँ पर दोनों जो है उदाहरण आपको नमूना के रूप में पेश किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है ब्लॉग लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आए वीडियो को देखिए। वैसे भी मैंने जो है ये पाठ पढ़ने के बाद खुद जो है ब्लॉग लेखन की दिशा में अग्रसर हुआ हूँ, और मैंने इस पर अपना लिंक भी शेयर किया है। आप उस लिंक पर जा कर के मेरे द्वारा लिखे गए ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलिए, में जाइए और क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। नए पेज पर टाइटल दीजिए, जैसे कि मैंने जीवन की राह दिया है, और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है vidya1234.blogspot.com। थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से वो बैकग्राउंड में दिखेगा। चयन कीजिए और क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, आपका ब्लॉग तैयार हो जाएगा। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां, यहाँ पर जो है निचोड़ के रूप में कुछ सावधानियों को जो है व्यक्त किया गया है, जिसका हमें जो है ध्यान रखना चाहिए एक कुशल ब्लॉगर बनने के लिए। ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो, वह समाज विघातक न हो, मतलब समाज के लिए नुकसानदायक न हो। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए।
आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी तरह की कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में लिख करके अपनी शंका से मुझे अवगत कराएं, उसका समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।